वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी की चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता जैसे मैंने बताया था, इस हफ्ता में भी शुरुआत में मैं यही कहूंगा कि आने वाला हफ्ता में क्या होगा इसका चर्चा बहुत ही छोटा रहेगा, क्योंकि बाजार भी बहुत छोटा दायरे में है। तो इसलिए इसका चर्चा बहुत ही छोटा रहेगा। थोड़ा बहुत दूसरा किस्म का डिस्कशन करूंगा। तो जिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है या जिनको मतलब जो ये ले नहीं पाएंगे, आप लोग स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, जहां तक इस हफ्ता का बिहेवियर का जिक्र किया जाए, पिछले हफ्ता बाजार का क्लोज था 23,465 पे। अगर आज का स्क्रीन क्लोजिंग देखिएगा तो 23,453, लगभग फ्लैट या 10 पॉइंट नेगेटिव आप कह सकते हो। पर अगर आप स्क्रीन मतलब एवरेज क्लोजिंग का जिक्र कीजिएगा तो वो बिल्कुल पॉजिटिव नोट पे हुआ है, करीब 35 पॉइंट ऊपर 23,500 पे क्लोज किया है। और ये पूरा हफ्ता बाजार 23,500 के ऊपर ही क्लोज किया। एक मंगलवार का क्लोजिंग 23,560 के आसपास, फिर बुधवार का क्लोजिंग 23,500 के आसपास, फिर गुरुवार का क्लोजिंग फिर 23,560 के आसपास, और फिर आज फ्राइडे का क्लोजिंग फिर 23,500 के आसपास। पर चारों क्लोजिंग 23,500 के ऊपर हुआ। पहला पॉइंट जो कि पॉजिटिव है। बाजार दिखा रहा है बाजार में कितना स्ट्रेंथ है। ये तो एक तरफ क्लोजिंग करके बाजार दिखा रहा है, पर दूसरी तरफ चीजें ये है कि ये हफ्ता, पिछले हफ्ता मैंने जिक्र करके गया था, आप लोगों को याद होगा कि अगर आप पिछले 14 कैंडल लीजिएगा तो वहां पे 11 कैंडल रेड है और 3 कैंडल ग्रीन है। इसके साथ साथ ये हफ्ता का 4 दिन का कैंडल भी आप जोड़ लीजिए, ये 4 दिन का कैंडल भी रेड है। हर एक दिन का कैंडल रेड है। मतलब बाजार खोला तो ऊपर जा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है ओपन को, और नीचे आके क्लोज कर रहा है। भला ही किसी दिन 10 पॉइंट, किसी दिन 50 पॉइंट कर रहा है। तो पिछले 18 दिन का कैंडल देखिएगा तो वहां पे 15 कैंडल रेड है, 3 कैंडल ग्रीन है। अगर पिछला 9 दिन का कैंडल देखिएगा तो 9 का 9 दिन ही, मतलब लास्ट 2 हफ्ता पूरा के पूरा रेड है, फिर भी बाजार ऊपर जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जहां तक मेरा पुराना वाला चैनल का मैं जिक्र करूं, तो उसी चैनल के अंदर प्राइस है अभी ऊपरी हिस्सों में है। कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर, फिलहाल ऊपर। बीच में वो 3 और 4 तारीख वाला, मतलब 4 तारीख वाला मामला छोड़िए, वो दिन नीचे चला गया था गलती से। पर बाकी उसी के अंदर है। 5 तारीख भी नीचे था पर क्लोजिंग नीचे नहीं हुआ था। तो उस चैनल के अंदर ही कामकाज किया जा रहा है। ये मोटा मोटा डेली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। मैं किसी तरह का कोई भी मतलब फिबोनाची वगैरह ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि जरूरत नहीं, प्राइस टॉप पे है। जहाँ तक ट्रेंड लाइन का जिक्र किया जाए तो चैनल तो ड्रॉ किया हुआ है, चैनल के ऊपरी हिस्सों में है, तो ट्रेंड लाइन से काफी ऊपर है, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। जहां तक मूविंग एवरेजेस का जिक्र किया जाए, 20, 50, 200 तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस। तीनों में गोल्डन क्रॉसओवर है, तीनों राइजिंग है, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है, आइडियल सेटअप है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, एमएसीडी पॉजिटिव टेरिटोरी में। एमएसीडी लाइन, सिग्नल लाइन, एमएसीडी लाइन थोड़ा सा फ्लैट हो चुका है, फ्लैट टू फॉलिंग, बट सिग्नल लाइन अभी भी राइजिंग है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई 60 के ऊपर बना हुआ है पर फ्लैट है। जहां तक वीकली चार्ट का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में
फिर एक बार हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, पर इस बार वीकली कैंडल रेड बन गया। मतलब ओपन था इस वीक का 23,553, क्लोज आया 23,501, तो 50 पॉइंट ओपन को डिफेंड नहीं कर पाया, नीचे क्लोज किया। तो पर हायर टॉप हायर बॉटम और हायर क्लोजिंग वाला सिनेरियो को चेंज नहीं किया है। यहाँ पे भी मैंने एक वीकली का चैनल ड्रॉ करके रखा है, वीकली का चैनल में भी ये अभी ऊपरी हिस्सों में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी 20 और 50 दोनों सिंपल मूविंग एवरेज दोनों के काफी ऊपर है, प्राइस दोनों में गोल्डन क्रॉसओवर है, दोनों राइजिंग है। दिक्कत यहाँ पे भी नहीं है, आइडियल सेटअप है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, एमएसीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर पहले से ही बना हुआ था, एमएसीडी लाइन राइजिंग, सिग्नल लाइन फॉलिंग, पॉजिटिव टेरिटरी में है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। आरएसआई फ्लैट और 68 के आसपास बना हुआ है, पिछले कई हफ्तों से आरएसआई फ्लैट है। तो ये मामला दिखने को मिल रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। जहां तक ऑप्शन चेन का जिक्र किया जाए, आने वाला हफ्ता एज वेल एज इसी मंथ का ऑप्शन चेन 23,500 का कॉल साइड में 75,000 करीब वाई एडिशन, 23,500 पुट साइड में करीब 1,000 अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। वहां पे 23,600 में करीब 72,000, 23,700 में करीब 70,000 70,000, इस तरह का वाई जेनरेट होते हुए दिख रहा है कॉल साइड में। पुट साइड में 23,400 का पुट में करीब 38,000, 23,300 का पुट में अनवाइंडिंग। तो पुट साइड में ज्यादा वाई जेनरेट होते हुए नहीं दिख रहा है, माइंडली माइंडली बियरिश इसे आप कह सकते हो, क्योंकि 23,600 का पुट में भी जबरदस्त अनवाइंडिंग है 20,000 करीब, तो इसे आप माइंडली बियरिश कह सकते हो। अभी फ्रेंड्स मैं एक दूसरे हिस्सों में आऊंगा एनालिसिस का, ये तो हफ्ता भर का एनालिसिस कर लिया है। अभी दूसरा हिस्सों में पिछले हफ्ता मैंने जो डिस्कशन आप लोगों के साथ करके गया था, उसका पार्ट 2 समझ लीजिए। वहां पे दो सवाल आया था, दो सवाल आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक सवाल यहाँ पे मेरे को जो दिख रहा है कि देखिए ये पिंटू सर, अगर मार्केट गिरी तो कितना नीचे जा सकती है टॉप से? मान लीजिए 23,800 टॉप लगा, फिर डाउन साइड कितना? यहाँ तो ये हाल है, 1,000 पॉइंट निफ्टी गिरती है और 2,000 पॉइंट ऊपर हो जाती है। सर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप बाजार पिछले कई महीनों से इस तरह का ही बिहेवियर दिखा रहा है कि ये नीचे 700-800 हजार पॉइंट गिरता है और ऊपर में 2,000 पॉइंट चढ़ जाता है। इसमें गलत कुछ नहीं है, मतलब आपका कहने में कुछ गलत नहीं है, बाजार में भी कुछ गलत नहीं है। बाजार में जब यूफोरिया आता है तो इस तरह से ही बाइंग होता है। पर सवाल इस बात का है, क्या ये जो यूफोरिया है, ये यूफोरिया कितना सच में स्टॉक प्राइस पे दिखा जाता है? मेरे को मेरा जितना एक्सपीरियंस कह रहा है, 2004 से लेके 2003 से लेके 2008 का जो 7 का एंड तक, 8 में तो क्रैश आ गया था, 7 का एंड तक जो बुल मार्केट था 4 साढ़े 4 साल का, वहां पे मैंने ऐसा कहीं स्टॉक देखा है जो स्टॉक 40-40 गुना 50-50 गुना हो गया था। ऐसा कई फ्रंट लाइन स्टॉक देखा है जो 5 गुना 6 गुना हुआ था, फ्रंट लाइन इंडेक्स स्टॉक भी हुआ था। अभी सवाल है यहाँ पे ऐसा कितना देखने को मिल रहा है कि मिड कैप 50 गुना हो गया है, 100 गुना हो गया है? चुनिंदा एक दो एग्जांपल्स या 8-10 एग्जांपल्स आप 5,000 शेयर में से जरूर दे सकते हो, पर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा कि ये बुल रन में स्टॉक मतलब हाँ 10-15 गुना जरूर हुआ है, कुछ कुछ स्टॉक हुआ है, ये मैं इनकार नहीं करूंगा मिड कैप स्मॉल कैप में, पर 50-100 गुना वाला मामला बहुत ही कम है मेरे ख्याल से। जहां तक इंडेक्स का स्टॉक का सवाल है, कितना स्टॉक 5-6 गुना हो गया? इसका भी जवाब है 50 में से 2-3-4 हो सकता है। जहां तक मेरा
दिमाग में जो मेरा सोच में जितना आ रहा है, एक तो टाटा मोटर जो 70 80 100 रुपया से 1000 हो गया, 10 गुना। दूसरा महिंद्रा जो कोविड का लो था 250 के आसपास, 3000 के आसपास बिक गया, वो 10 12 गुना हुआ है। और दूसरा स्टेट बैंक जो 160 पे ट्रेड कर रहा था, वो 900 पे ट्रेड कर गया, 5 6 गुना हो गया। तो ऐसा ऐसा दो चार एग्जाम्पल आउट ऑफ 50 है। पर बाकी का क्या हुआ? बाकी तो 2 गुना भी शेयर्स नहीं हुआ, 2 2.5 गुना भी शेयर्स हो नहीं पाया, फ्रंट लाइन शेयर्स। इस तरह का बुल मार्केट चल रहा है। इतिहास जब लिखा जाएगा फ्यूचर में, जब कोई बंदा आज से 40 साल 50 साल बाद इसका स्टडी करेगा, क्या वो इस मार्केट को बुल मार्केट का दर्जा देगा? इसमें बहुत बड़ा सवाल है। जहां तक मेरा खुद का समझ है, ये सिर्फ एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा पैसा है, पंप किया जा रहा है, एक कंट्रोल्ड वे में पंप किया जा रहा है। ग्लोबल मार्केट में ऐसा नहीं कि मैं कोई इंडिया को आइसोलेशन में नहीं रख रहा हूं। टोटल ग्लोबल मार्केट, आप यूएस का मार्केट देख सकते हो, आप जर्मन का मार्केट देख सकते हो, आप जापान का मार्केट देख सकते हो, आप इंडिया का मार्केट देख सकते हो। हर एक मार्केट में आप अगर यूएस का मार्केट देखिएगा, कब जाके डाउ जोन्स टॉप लगा के खड़ा है, एसएनपी पे हर रोज टॉप लग रहा है। अब एसएनपी पे भी हर रोज टॉप लग रहा है। एसएनपी का शेयर्स जाके देखोगे तो चुनिंदा 4 5 6 शेयर्स ऊपर लेके भाग रहा है, बाकी का शेयर्स 20% नीचे है टॉप से। इस तरह का बिहेवियर वहां पे भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसा इंडिया में चल रहा है, दुनिया में ऐसा चल रहा है। ये एक अलग टाइप का बुल मार्केट बताया जा रहा है, जिसमें मेरा अभी भी डाउट है कि ये कितना बड़ा बुल मार्केट। हाँ, एक एक अप ट्रेंड वाला मामला है जरूर, एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है जरूर। पर 2003 2008 से इसका कंपैरिजन मेरे हिसाब से करना बहुत ज्यादा सही नहीं होगा। जहां तक गिरने का सवाल है, देखिए, जब यूफोरिया आता है तो बाजार कुछ भी भाव बना लेता है। 2008 का बुल मार्केट में देखिएगा तो नीचे से प्राइस मतलब करीब 7 साढ़े 7 गुना हो गया था। 920 का कुछ पहला तो 2001 का निफ्टी का 850 के आसपास बॉटम था, फिर 2003 में एक 900 के आसपास बॉटम था। तो किसी को पकड़ लीजिएगा तो 7 गुना से 7 साढ़े 7 गुना भाव ऊपर कर दिया था इंडेक्स का। बाद में क्या हुआ? बाद में वही चीज 2200 में बिक गया, 2252 पे, एक साल के अंदर बिक गया, ऊपर से 63% करेक्ट कर गया। तो अभी तो ये यही दर्शा रहा है, जैसा सर जी आपने कहा है कि ये 800 1000 पॉइंट भी गिरते नहीं है, पर जिस दिन इसको सीरियस गिरना पड़ेगा, कभी ना कभी तो कब गिरना पड़ेगा। अ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस महीना नहीं तो अगला महीना, इस साल नहीं तो अगला साल, कभी ना कभी तो गिरना पड़ेगा। ये किसी को पता नहीं है, मेरे को भी पता नहीं कब गिरेगा। अगर मेरे को पता ही होता तो मैं जाके मेरा पूरा पूंजी लगा के पुट नहीं खरीद लेता, 10 20 गुना करके, फिर जिसका जहां पे जो है रख के बाकी का पैसा बैंक में सेविंग कर नहीं देता क्या? तो ये किसी को पता नहीं चलता है, मेरे को भी नहीं चलता है। पर इतना पता है कि इस यूफोरिया का एंड एक दिन होना है, कब होना है होगा। पर उसके बाद क्या होगा, कितना गिर सकता है, सवाल उस बात का है। देखिए, मैं ऐसा कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि कितना गिर सकता है। मैं कुछ एग्जाम्पल देके आपको बता सकता हूँ। ये इंडियन स्टॉक बाजार का ही हिस्ट्री उठा के मैं बताऊंगा। 2000 साल में अगर आप देखेंगे तो 50% करीब इंडियन मार्केट टूटा था 2000 का टॉप से। 2004 में आप देखेंगे जाके तो 40% करीब टूटा था इंडियन मार्केट टॉप से। 2008 जाके देखेंगे तो करीब 63% टूटा था टॉप से।
2011 जाके देखेंगे तो करीब 28 से 30% टॉप से टूटा था। 2015 जाके देखेंगे तो करीब 26-27% टूटा था टॉप से। अगर आप 2020 जाके देखेंगे तो करीब 40% टूटा था टॉप से। हर एक 4 साल 4.5 साल के अंदर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 25 से लेके 30% का गिरावट बाजार दिखाया है अब तक। इसका कोई एश्योरेंस नहीं है कि पिछले 20 साल 24 साल में ऐसा देखने को मिला, इसके मतलब यहां से बाजार 25-30% गिर जाएगा, ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं है। ये एक हिस्टोरिक डेटा के ऊपर कुछ डिस्कशन है, इसको मत भूलिएगा। बाद में आके मत कहिएगा कि पिंटू दा आपने बताया था 30% गिरेगा, गिरा नहीं, हमारा नुकसान हो गया। मेरे बात के ऊपर किसी तरह का कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं किसी तरह का कोई रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एडुकेशनल पर्पस खुशी के लिए ये एनालिसिस करता हूं, अपना व्यू रखता हूं। इसके ऊपर आप ट्रेड मत करिएगा, ये मेरा खुद का व्यू है, इसको गलत तरीका से मत लीजिएगा, पहला बात। अभी दूसरा एक, मतलब ये एक पहलू आप लोगों को बताया, अभी एक दूसरा पहलू भी बता रहा हूं। जहां तक डेली चार्ट का जिक्र किया जाए तो डेली चार्ट में अगर आप देखिएगा, डेली चार्ट पे मैं चला जाऊंगा, डेली चार्ट में देखिएगा तो ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज, 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो पिछले 298 डेज, मतलब नॉट ओनली 298 डेज, यहाँ पे एक मतलब गलती है, 298 बार्स, मतलब 300 बार ये 200 एसएमए को टच नहीं किया। जो अंतिम इसे टच किया था वो डेट था 5 अप्रैल 2023 को, मतलब करीब 15 महीना हो गया उसे टेस्ट नहीं किया। तो अगर बाजार अपना नॉर्मली क्या होता है, मैं एक बात बता रहा हूं, नॉर्मली 200 एसएमए नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 200 220 225 230 सेशंस में एक बार टेस्ट हो जाता है बाजार में। पर ऐसा इंस्टेंस भी है इंडिया मार्केट में कि 200 एसएमए 340 दिन तक टेस्ट नहीं हुआ। यही मतलब आप ज्यादा दिन आपको पीछे जाने का जरूरत नहीं, आप अगर 2020-21 वाला जो अप ट्रेंड हुआ था वहां पे ही ऐसा देखने को मिला था, 341 दिन बाद जाके टेस्ट हुआ था। तो ऐसा ऐसा हो सकता है, पर नॉर्मली मैं एवरेज कह रहा हूँ, ये 200 220 30 दिन में एक बार 200 ऐसे में टेस्ट होना चाहिए। फिलहाल 300 दिन हो गया, अभी भी टेस्ट नहीं हुआ है। तो अगर मान लीजिए आने वाला कुछ दिन के अंदर ये टेस्ट होने के लिए निकल जाए तो वो लेवल आ रहा है 21,300, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो कि यहाँ से करीब 22-2300 पॉइंट नीचे है फिलहाल के लिए। तो इसका मतलब मैं कहीं भी एश्योरेंस नहीं दे रहा हूं कि वहां तक जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं एक एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एनालिसिस सामने रख रहा हूं डेली चार्ट के ऊपर। अगर आप वीकली चार्ट पे जाइएगा और 50 सिंपल मूविंग एवरेज का अगर आप जिक्र कीजिएगा तो वो 50 सिंपल मूविंग एवरेज देखिएगा आप 64 बार से टेस्ट नहीं हुआ है। 64 बार लास्ट टेस्ट हुआ था कब, ये 27/3/2023, मतलब 27 मार्च 2023 को, ये भी करीब 15 महीना टेस्ट नहीं हुआ है। ये कौन सा लेवल पे खड़ा है, ये 21,100 पे खड़ा है, 21,100 पे ये खड़ा है। तो ये लेवल अगर टेस्ट करने के लिए प्राइस निकल जाए आने वाले कुछ हफ्ते में, ये भी देखिए 50 एसएमए, और ये ऑलरेडी 64 हफ्ता हो गया, ये भी लगभग 50 52 55 ज्यादा से ज्यादा 60 हफ्ता के अंदर एक बार टेस्ट करता है। हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है, जो जो लंबा लंबा ट्रेंड चला वहां पे भी 61 62 हफ्ता के अंदर एक बार टेस्ट हुआ है। ऐसा भी हुआ है 2007 में, एक इंस्टेंस देखने को मिलेगा जहां पे 90 वीक्स लिया था टेस्ट होने में, सबसे लंबा ट्रेंड वहां पे चला था। हाँ, फिर 50 ऐसे में टेस्ट होने के लिए, तो वो भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर मैं ऑन एवरेज का जिक्र कर रहा हूँ। तो ये लेवल 21, तो यहाँ तक ये भी करीब 2,500 पॉइंट नीचे खड़ा है।
तो ये एक पिक्चर है। दूसरा एक पिक्चर मैं आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूं। ये अगर इसको अगर वीकली चार्ट किया जाए तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो वीकली 200 एसएमए है, ये वीकली 200 एसएमए कितना दिन से टेस्ट नहीं हुआ है? 209 बार्स। देख लीजिए यहाँ पे लास्ट कब टेस्ट हुआ था? लास्ट टेस्ट हुआ था 15/6/2020, 15 जून 2020 को ये वीकली एसएमए 200 को लास्ट छोड़ के आया था। उसके बाद मुड़ के नहीं देखा, ऊपर ही ऊपर चला गया। 209 बार्स हो गया है। यहाँ पे भी ये जो आप लोगों को मैं अभी अभी बताया कुछ देर पहले कि 2000 से लेके 2020 तक का जो करेक्शन देखिएगा, हर 4 साढ़े 4 साल के अंदर ये करेक्शन आता है। हर 4 साल का मतलब क्या है? 4 साल का मतलब है 208 बार वीकली बार। साल में 52 वीकली कैंडल आता है, तो 4 साल में 208, तो लगभग ये एक बार के लिए मान लिया जा सकता है कि 200 220 20 25 कैंडल के अंदर एक बार 200 वीकली भी टेस्ट होना चाहिए, जो कि उस वक्त भी हुआ था। 2008 का बुल मार्केट में भी हुआ था। वो लेवल कहाँ पे खड़ा है? वो लेवल खड़ा है 17,533। आप सोच सकते हो यहाँ से कितना पॉइंट नीचे है? 6,000 पॉइंट। परसेंटेज टर्म में अगर गिना जाएगा तो वो 25% का करेक्शन होता है। फिर भी 25% टॉप से, 30 नहीं, 25%। अगर गलती से मतलब 209 बार हो गया, अगला 20 बार के अंदर मान लीजिए कि अपना एवरेज को सही रखने के लिए 40 साल बाद जो आदमी आके बैठ के स्टडी करेगा, उसको गलत फहमी में मत डालने के लिए अगर ये ऐसा करने के लिए निकल जाए तो कौन सा लेवल आ सकता है, कितना परसेंट गिर सकता है? इसका मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ये होगा। बार बार ये बात बता रहा हूं, ये सिंपल एक एनालिसिस है। मैं किसी को किसी तरह का मतलब डराने का कोशिश नहीं कर रहा हूं। डराने वाला मामला नहीं है यहाँ पे, और प्रभावित करने वाला मामला भी नहीं है। हिस्टोरिकल पैटर्न के साथ एक एनालिसिस आप लोगों को सामने रख रहा हूं, इसको मत भूलिएगा। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पे ढूंढ लीजिए। मैं खुद का मुंह से नहीं देना चाह रहा हूं, मैं पूरा एनालिसिस करके बता दिया है। मैं क्यों बताया? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, सही क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसका जवाब दिया वीडियो में। अभी एक दूसरा पॉइंट पे भी आऊंगा, एक दूसरा क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, पिंटू दा यू नेवर मेंशन्ड ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स a two who have a 2 to 3 year vision। देखिए, पहला बात तो ये है, शायद आपने ये फ्रेंड आपने मेरे को व्हाट्सएप पे भी कुछ दिन पहले पर्सनली भी ये बात पूछा था। मैंने उस वक्त व्हाट्सएप पे जवाब देने का कोशिश किया था कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, इसलिए स्टॉक के ऊपर किसी तरह का कोई भी टिप्पणी करने का हक हमें नहीं है। मैं नहीं कर सकता। फिर भी अगर 2-3 साल का होराइजन का ही जिक्र आप कर रहे हो तो इसका मैं एक सिंपल सा एनालिसिस करने का कोशिश करूंगा। देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक 10 12 15 गुना हो गया है, बहुत सारा स्टॉक 5 से 10 गुना भी हो गया है। मेरे ख्याल से मिड कैप का ज्यादातर स्टॉक अपना 2028 2030 2032 का अर्निंग को डिस्काउंट करके ट्रेड कर रहा है।
तो इसके लिए क्या लॉन्ग टर्म क्या शॉर्ट टर्म इसका एनालिसिस पे मैं नहीं आऊंगा। जहां तक ब्लू चिप का सवाल है, मेरे ख्याल से आपने व्हाट्सएप पे मेरे को जो सवाल पूछा था वो ब्लू चिप वाला ही था। उसका जवाब मैं एक दूसरा एंगल से देने का कोशिश कर रहा हूं। मैं एक बार वही पुराने हफ्ते वाला चार्ट पे लेके जा रहा हूं। इस चार्ट पे जहां पे मैंने रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इंफोसिस, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी का एक कॉम्बाइंड चार्ट, जो कि इंडेक्स का टॉप 8 वेटेज वाला शेयर्स है, इसका चार्ट आप लोगों के सामने रखा है। अभी जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, इससे निष्कर्ष आप निकालिए कि इसका मतलब लॉन्ग टर्म हराइजन का व्यू क्या है क्या नहीं है। देखिए, ये वाला कैंडल पे गौर कीजिए। ये 18 अक्टूबर 2021 वाला कैंडल है, जहां पे निफ्टी 18,604 का टॉप लगाया था। उस वक्त ये कॉम्बाइंड प्राइस था 15,500, 15,500। अभी निफ्टी 18,604 से 23,000 लगभग, अच्छा 700 छोड़िए, 23,600 का भाव तैयार कर दिया। 5,000 पॉइंट ऊपर, करीब 27-28% ऊपर का भाव तय कर दिया इंडेक्स। और ये खड़ा है 15,712, मतलब 15,500 वाला 15,700। टाइम हराइजन, टाइम हराइजन लगभग 3 साल, पौना 3 साल ये रिटर्न आपको दिया है। समझने का कोशिश करिए। ये बुल मार्केट चल रहा है ना, आप लोगों को इतना बुलबुला लग रहा है, हर एक आदमी एकदम पागल हो चुका है बुल 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 करके। बिहार के लिए तो कोई जगह बचा ही नहीं, वैल्यूएशंस का नाम नहीं है किसी को। क्या चल रहा है, कोई बात नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो ये चल रहा है। बीच बीच में क्या हुआ, बीच बीच में एक बार 2022 दिसंबर में निफ्टी दोबारा 18,900 का टॉप मारा था। उस वक्त इसका प्राइस क्या था, 14,900। फिर क्या हुआ, फिर आके जुलाई 2023 में जब निफ्टी 20,000 का भाव तय कर रहा था, उस वक्त भाव क्या था, उस वक्त भी भाव था 14,900। फिर जब जनवरी में निफ्टी 22,000 का सफर कर रहा था, उस वक्त भाव क्या था, 15,400। और अभी 15,700। क्या आउट परफॉर्मेंस है अपना पीआर से, ये मतलब इंडेक्स से। ये आप एक बार खुद ही सोचिए। ये अगर अगर इंडेक्स 30% बढ़ रहा है, अपना शेयर्स 1% भी नहीं बढ़ रहा है, ब्लू चिप शेयर्स, टॉप इंडेक्स शेयर्स, तो अगर इंडेक्स गिरने पे आ गया तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो थोड़ा इसका भी नजारा एक बार हम लोग देख ले कि अगर इंडेक्स गिरने पे आ गया तो ये क्या नजारा दिखा सकता है। देखिए, मैं एक दूसरा चार्ट पे लेके जा रहा हूं। यहां पे देखिए, इंडेक्स टॉप मर रहा था, ये रिलायंस का भाव मैं बता रहा हूं। इंडेक्स 3 जून को जब 23,300 का टॉप लगा रहा था, तो ये प्राइस था इसका 3,020 के आसपास। अगला दिन जब इंडेक्स 2,000 पॉइंट गिर गया था, सिर्फ 2,000 पॉइंट, लेस देन 10%, अराउंड 8 to 8.5% जब गिर गया था, इसका इसका लो आ गया था 3,020 से 2,700 रुपया, 10% गिर गया था। जो शेयर इंडेक्स के साथ 3 साल में चला नहीं, वो शेयर इंडेक्स 8% गिरने से ही 3%, सॉरी 10% लूज कर दिया था। अभी इसका क्लोजिंग कहां पे है, 2908। रिलायंस इंडेक्स का टॉप शेयर, देश का टॉप कंपनी, 2908।
3 तारीख का भाव क्या था? 3020। इंडेक्स कहाँ पे था? 23300। इंडेक्स आप कहाँ पे है? 23500। ये शेयर 100 रुपया नीचे। दूसरा शेयर पे आइए, और एक बड़ा कंपनी हाल के दिन में जिसका नाम सबसे ज्यादा सुना जाता है, शायद अभी मार्केट कैप के हिसाब से ये रिलायंस से भी बड़ा हो सकता है, पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली। ये अदानी एंटरप्राइज है। इसका 3 तारीख का भाव क्या था? 3743। 3740, जब 23300 मार रहा था। अगला दिन जब निफ्टी 8% गिरा था, इसका भाव क्या हुआ था? इसका भाव हुआ था 2733। फ्रेंड, 30% करीब गिर गया, 8% इंडेक्स गिरने से। ब्लू चिप कंपनी, देश का 1 या 2 नंबर कंपनी। और अभी भाव क्या है? 3189। कितना परसेंट नीचे? करीब 15% मान लीजिए नीचे है। अभी आइए तीसरा शेयर्स पे, देश का नंबर 1 पीएसयू बैंक, देश का सबसे बड़ा बैंक भी कह सकते हो, स्टेट बैंक। ये 3 तारीख का भाव कितना है? 912। अगला दिन जब बाजार गिरा, इसका भाव कितना आया? 730। 20% लुढ़क गया इंडेक्स 8% गिरने से। आज का डेट में भाव क्या है? 836, जब इंडेक्स 200 पॉइंट ऊपर है। मैं हर एक सेक्टर से एक एक शेयर लिया, ऐसा नहीं कि किसी को छोटा दिखाने के लिए एफएमसीजी लिया या आईटी लिया, ऐसा नहीं किया। अभी आप आइए एफएमसीजी में, आईटीसी में आइए, सबसे बड़ा शेयर। 3 तारीख का प्राइस क्या था? 3 तारीख का प्राइस था 434, 434। अगला दिन जब इंडेक्स में 8% का करेक्शन आया, ये कहां पे गया था? ये चला गया था 402, ये भी 8% करीब गिर गया था। और आप क्या पे है? 419, जहां पे इंडेक्स 200 पॉइंट ऊपर है। तो अगर इंडेक्स में करेक्शन आ गया, या गलती से हम लोगों को 6 महीना या 1 साल या ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल का किसी तरह का कोई, मैं बियर मार्केट भी नहीं कह रहा हूं, किसी करेक्टिव फेज में हम चले जाते हैं गलती से भी, तो ये जो ये जो लॉन्ग टर्म वाला स्टोरी है ना, लॉन्ग टर्म वाला थ्योरी आप लोगों को दिमाग में बैठा हुआ है, मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ये लॉन्ग टर्म का क्या होगा थोड़ा सा सोच लीजिए। इसका एक नजारा भी मैं दे रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए 2008 का क्रैश में एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये सारे शेयर 70-80% करेक्ट किया था। टॉप शेयर्स, मिड कैप वाला छोड़िए, 99% तक गया था। टॉप शेयर्स 70-80% निकाल गया था। कोविड का जो फॉल हुआ था, उसमें भी 50-60% बड़ा बड़ा शेयर निकल गया 1 महीना के अंदर। तो किस लॉन्ग टर्म का जिक्र आप कर रहे हो? मतलब यहाँ पे खरीद के रखेंगे 2 साल, 30-40% घट जाएगा, उसके बाद अगला 3-4 साल बाद फिर आके वो प्राइस वापस करेगा। तो आपको बैंक में 8% मिल रहा है ना ब्याज सालाना। 5 साल बैंक में रखिए ना, 40% तो ऐसे ही मिलेगा। मेरा यही नजर में, किसी को बाजार में शॉर्ट करने के लिए नहीं कहा हूं, बिल्कुल नहीं कि आप आके शॉर्ट करिए बाजार को, बाजार गिर जाएगा, ऐसा नहीं। मैं कोशिश किया है हर किस्म का आदमी को, ट्रेडर को भी कोशिश किया है, इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा कोशिश किया है कि आप पैसे पे बैठिए। 4 साल से जो भी पैसा बनाया है, उसको उसको देखिए, उसके ऊपर बैठिए, बैंक में लॉक करिए, थोड़ा दिन आराम करिए, घूम के आइए, पैसा को अपने पास रखिए, मौका मिलेगा। जो पैसा से आज आप 10 शेयर खरीद रहे हो, कौन कह सकता है, शायद कुछ महीना बाद उसी से आपको 14 या 15 शेयर्स मिल जाए। 10 क्वांटिटी के जगह पे 14 या 15 क्वांटिटी मिल जाएगा, तो 2:1 का बोनस हो गया ना। तो यही मेरा कहने का मतलब है। डराने वाला कोई बात नहीं है, एश्योरेंस वाला कोई बात नहीं है, ये मेरा सोच है। और जो भी मैं छोटा मोटा मंदी का बात किया हूं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये मेरा दिमाग का मंदी है, मेरा दिल का मंदी है, मेरा सोच का मंदी है।
स्क्रीन का मंदी अभी भी नहीं है, इसको मत भूलिएगा। जो भी है फ्रेंड्स, मैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को मिला जिसका उत्तर मैंने इसलिए देने के लिए समझा कि इससे हो सके तो कुछ और लोगों का भी अगर कुछ सुविधा हो जाए, तो इसलिए मैंने इसका डिस्कशन किया। अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 23,300 पे देखने को मिलेगा, दूसरा सपोर्ट 23,150 और तीसरा सपोर्ट 23,000 पे। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो 23,670 पे, दूसरा रेजिस्टेंस 23,800 और तीसरा रेजिस्टेंस 24,000 पे देखने को मिलेगा। यहाँ तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, दोनों तरफ का स्ट्रेटेजी रखा जा सकता है। किसी भी उछाल पे मतलब पहला रेजिस्टेंस तक, उसके बाद नहीं। सेल एंड राइज किया जा सकता है 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। और पहला रेजिस्टेंस के बाद सेल एंड राइज बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। जहां तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है, किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। जहां तक ब्रेकआउट बाई का सवाल है, बिल्कुल हर एक रेजिस्टेंस काटने के बाद 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 90 से लेकर 100 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाई अटेम्प्ट किया जा सकता है। जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, मेरे ख्याल से जब तक 22,800 कम से कम ना टूटे तब तक किसी तरह का कोई भी ब्रेकडाउन सेल को अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।